आजकल इंडियन आईटी सेक्टर एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खड़ा है और दांव पर लगे हैं अरबों डॉलर। देखिए, जो हाल में गिरावट आई है, कुछ लोगों को लगता है कि ये जिंदगी बदलने वाला मौका है, वहीं दूसरों को ये एक बहुत खतरनाक जाल नजर आ रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये है क्या? चलिए मिलकर इस बड़ी पहेली को सुलझाते हैं। तो देखिए, इस बहस के ना दो पहलू हैं। एक तरफ वो इन्वेस्टर्स हैं जो कह रहे हैं भाई आईटी कंपनियां दशकों में सबसे सस्ती मिल रही हैं, ये तो एक सुनहरा मौका है। लेकिन दूसरी तरफ जेनरेटिव एआई की तलवार लटक रही है जो शायद पूरे के पूरे बिजनेस मॉडल को ही खत्म कर दे। तो फिर सच क्या है इन दोनों में से? अच्छा, जो लोग इसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी मान रहे हैं वो हवा में बातें नहीं कर रहे, उनके पास ठोस डेटा है। टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी का ही उदाहरण ले लीजिए। इसका पीई रेशियो मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो गिरकर 18.3 पर आ गया है। पता है ये लेवल कब देखा गया था? 2017 में। ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है, ये तो ऐसा है जैसे हम टाइम में लगभग एक दशक पीछे चले गए हों। लेकिन जैसा कहते हैं ना, सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है और वो काफी डरावना है। ये है वैल्यू ट्रैप का डर। जरा याद कीजिए, फरवरी 2026 में क्या हुआ था? जैसे ही मार्केट में नए एआई टूल्स आए, इंडियन आईटी स्टॉक्स से अरबों डॉलर साफ हो गए। तो ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है, कोई काल्पनिक खतरा नहीं। मार्केट ने इसे एक असली और तुरंत एक्शन लेने वाले खतरे की तरह देखा। तो सवाल ये है कि इस धुंध में, इस कंफ्यूजन में रास्ता कैसे निकाला जाए? देखिए, इमोशंस पर चलकर तो बात बनेगी नहीं। हमें एक सिस्टमैटिक अप्रोच, एक तरीका अपनाना होगा। तो हम क्या करने वाले? हम एक 3 पॉइंट फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करेंगे। ये फ्रेमवर्क इस सारे शोर को हटाकर हमें क्लियर पिक्चर देगा। तो ये जो हमारा फ्रेमवर्क है, ये 3 पिलर्स पे टिका है। पहला, क्या कंपनी के फंडामेंटल्स मजबूत हैं, मतलब क्या कंपनी की नींव पक्की है? दूसरा, क्या इसका वैल्यूएशन सही है, मतलब कीमत ठीक ठाक है या बहुत महंगी? और तीसरा, और आज के टाइम में सबसे जरूरी सवाल, क्या ये कंपनी सिर्फ एआई की बातें कर रही है या सच में, असल में इस नई दुनिया के लिए खुद को बदल भी रही है? चलिए अब इस फ्रेमवर्क को एक्शन में लाते हैं। हम इसे एक तरह की छन्नी, एक स्क्रीनिंग फनल की तरह इस्तेमाल करेंगे। हम पूरे आईटी सेक्टर को इस फनल में डालेंगे और फिर देखेंगे कि छानने के बाद आखिर में कौन सी कंपनियां बचती हैं। तो फनल में सबसे ऊपर हमारी शुरुआत होती है 277 लिस्टेड इंडियन आईटी सर्विस कंपनियों से। ये हमारी पूरी यूनिवर्स है और अब हम अपनी स्क्रीनिंग शुरू करते हैं। हमारा पहला फिल्टर है स्टेबिलिटी का, मतलब हम छोटी, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव वाली कंपनियों को हटा देंगे। हम सिर्फ उन पर फोकस करेंगे जिनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। और बस इस एक फिल्टर से 277 कंपनियों की लिस्ट सीधी घटकर सिर्फ 29 पर आ जाती है। अब अगला कदम है कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ चेक करना। हम सिर्फ उन कंपनियों को रखेंगे जो लगातार अच्छा मुनाफा कमा रही हैं, मतलब जिनका 5 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ज्यादा हो और साथ ही जिनकी कमाई भी लगातार बढ़ रही हो। इस क्वालिटी फिल्टर को लगाने के बाद अब हमारे पास सिर्फ 23 कंपनियां बची हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास अच्छी कंपनियां तो हैं, लेकिन क्या वो सही कीमत पर मिल रही हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि सोचिए, एक बहुत बढ़िया चीज भी अगर बहुत ज्यादा महंगी खरीद ली तो वो एक बुरा सौदा ही कहलाएगा, है ना? और यहीं पर आकर ना इन्वेस्टर्स की सोच 2 रास्तों में बढ़ जाती है। एक होते हैं ग्रोथ इन्वेस्टर्स। ये रॉकेट शिप ढूंढते हैं, ऐसी कंपनियां जो भविष्य में बहुत तेजी से बढ़ें, और उसके लिए ये आज ज्यादा कीमत देने को भी तैयार रहते हैं। और फिर आते हैं वैल्यू इन्वेस्टर्स। ये छिपे हुए खजाने की तलाश में रहते हैं, ऐसी कंपनियां जो अपनी असली कीमत से कम दाम पर मिल रही हों। तो आज का जो मार्केट है, जिसमें इतनी अनिश्चितता है, ऐसा माहौल है मानो कभी भी तूफान आ सकता है, तो एनालिस्ट्स का मानना है कि रॉकेट शिप पर दाव लगाने से बेहतर है कि कोई सेफ डील की जाए। मतलब वैल्यू अप्रोच अपनाना ज्यादा समझदारी है, क्योंकि जब डर का माहौल हो तो डिस्काउंट पर अच्छी क्वालिटी खरीदना, ये स्ट्रैटेजी अक्सर काम कर जाती है। तो चलिए अब हम अपना वैल्यू फिल्टर लगाते हैं। हम सिर्फ उन कंपनियों को चुनेंगे जो अपने सेक्टर की बाकी कंपनियों के मुकाबले सस्ती हैं, उनकी कमाई और संपत्ति को देखते हुए। और ये एक बहुत ही सख्त फिल्टर है। इसे लगाने के बाद हमारी 23 कंपनियों की लिस्ट घटकर सिर्फ 8 रह जाती है। और अब हम आ गए हैं अपने फाइनल स्टेप पर, और शायद ये सबसे जरूरी स्टेप है। ये नंबर से आगे की बात है।
ये सीधे सीधे एआई वाले खतरे को एड्रेस करता है और एक सवाल पूछता है, क्या ये कंपनी आने वाले कल के लिए, भविष्य के लिए तैयार है? पर एक बहुत बड़ा सवाल है, हम ये पता कैसे करें कि कौन सी कंपनी सच में एआई पर काम कर रही है और कौन सिर्फ मार्केटिंग की बड़ी बड़ी बातें कर रही है? मतलब कथनी और करनी का फर्क कैसे पकड़ें? इसका एक ठोस डेटा पर आधारित तरीका है। हमें कंपनी की ऑर्डर बुक को खंगालना होगा। ऑर्डर बुक मतलब कंपनी को भविष्य में किन कामों के लिए पैसे मिलने वाले हैं। यहीं से कंपनी का फ्यूचर पता चलता है। हमें बस 2 चीजें देखनी है, कुल ऑर्डर्स में से कितने % प्रोजेक्ट्स एआई से जुड़े हैं और ये % कितनी तेजी से बढ़ रहा है। एक उदाहरण से समझते हैं। सोनाटा सॉफ्टवेयर को देखिए। जब उनकी ऑर्डर बुक को एनालाइज किया गया तो एक बहुत दिलचस्प बात सामने आई। उनके 14% प्रोजेक्ट्स सीधे सीधे एआई और जनरेटिव एआई के हैं। ये सिर्फ कोई प्रेस रिलीज में कही गई बात नहीं है, ये असली बिजनेस है जिसे पैसों में गिना जा सकता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सिर्फ ये जानना काफी नहीं कि अभी क्या है, ये भी देखना जरूरी है कि रफ्तार कैसी है, मोमेंटम क्या है। सोनाटा की जो एआई पाइपलाइन है वो पिछली तिमाही में 10% बढ़ी है। ये क्या दिखाता है? यही कि वो सिर्फ एआई में है ही नहीं, बल्कि इस एरिया में और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो इस पूरी एनालिसिस से हमें क्या सीखना चाहिए? देखिए, मकसद इन 8 कंपनियों की लिस्ट देना नहीं है। असली टेक अवे, असली सीख वो प्रोसेस है, वो फ्रेमवर्क है जिसे इस्तेमाल करके हम इस लिस्ट तक पहुंचें। यही 3 स्टेप का टेस्ट असली चाबी है। पहला, क्या फंडामेंटल्स मजबूत हैं? दूसरा, क्या वैल्यूएशन सही है? और तीसरा, क्या एआई को लेकर जो दावे हैं वो असली हैं? किसी भी आईटी स्टॉक को देखने से पहले उसे इस फ्रेमवर्क पर जरूर परखना चाहिए। और ये हमें सबसे बड़े कंक्लूजन पे लाता है। असली मौका पूरे आईटी सेक्टर या इंडेक्स को खरीदने में नहीं है, बल्कि उन गिनी चुनी कंपनियों को ढूंढने में है जो भविष्य के लिए तैयार हैं। इसे एक सर्जिकल स्ट्राइक समझिए, न कि आंखें बंद करके पूरे बाजार पर पैसा लगाना। और अब सवाल ये उठता है कि इस पावरफुल फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके वो कौन सी कंपनियां ढूंढी जा सकती हैं जो इन तीनों मुश्किल टेस्ट को पास कर लें। असली खजाने की खोज तो अब शुरू होती है।